टेक्स्ट क्लोज कर दो। चैप्टर नंबर 8 ठीक है। अब ये चैप्टर पढ़ने के पहले थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लेते हैं ताकि यहाँ पे काम आएगा। पहली बात, जो भी पूरा का पूरा टेबल होता है उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे हम यहाँ पे लिखते थे ये 1s है, फिर यहाँ पे रहेगा 2s, ये रहेगा 2p, दिस इज 3s, दिस इज 3p, यहाँ पे रहेगा 3d, फिर आएगा 4s, यहाँ पे रहेगा 4p, दिस विल बी 4d, ये रहेगा 4f, दिस इज 5s, दिस इज 5p, 5d एंड 5f। फिर यहाँ पे हमने देखा था एनर्जी कैलकुलेट किया था, विच रूल? कौन सा रूल? अफोगाउ द पॉलिश प्रिंसिपल। अफोगाउ ने बोला था जिसका एनर्जी कम होता है इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाएगा, उसके बाद 2s में गया था, उसके बाद 2p के बाद गया था 3s, फिर s में, और इस प्रकार से हमने यहाँ पे ट्रेंड को फॉलो किया। और जब भी हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इसी के हिसाब से जाते हैं, और इसी के हिसाब से जाते हैं, इसका मतलब हमको इसी को फॉलो करना होगा। नॉर्मली हम देखते हैं तो ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? ऑर्बिट का मतलब होता है शेल। शेल का मतलब होता है अ फिक्स पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। और ये जो ऑर्बिट होते हैं, इस ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल। क्या होते हैं? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल का मतलब होता है द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम। और इन ऑर्बिटल को नॉर्मली हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। चारों का हमने स्ट्रक्चर नहीं देखा था, हमने तीनों का स्ट्रक्चर देखा था, क्योंकि एक का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए छोड़ दिया था। पहला वाला जो था वो था s ऑर्बिटल, दूसरा मतलब इसको सबशेल भी बोल सकते हैं, इसको हमने बोला था p सबशेल, उसके बाद था d सबशेल और उसके बाद था s सबशेल। तो ये मान के चलते हैं कि ऑर्बिट के अंदर सबशेल होगा। क्या होगा? सबशेल। और सबशेल के अंदर क्या रहेंगे? ऑर्बिटल। ठीक है, हमने देखा था तो s सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। p सबशेल के पास ऑर्बिटल होते हैं 3। कौन से? px, py और pz। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द x एक्सिस रहेगा तो px, अलोंग द y एक्सिस रहेगा तो py, अलोंग द z एक्सिस रहेगा तो pz, ऐसे। ठीक है। आफ्टर दैट हमने d में देखा था तो इसमें कितने रहेंगे? 5। इन 5 में से कितने होते हैं अलोंग द एक्सिस और कितने होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस? ठीक है, तो इस 5 में से जो इन बिटवीन द एक्सिस वाले होते हैं वो कितने होते हैं? 3। और अलोंग द एक्सिस वाले जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2। अलोंग द एक्सिस वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं dx² - y² and dz²। बेसिकली dz² is the combination of two orbitals of dx² - z² and dy² - z²। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है dz²। यहाँ पे होते हैं dxy, dyz and dxz। ये हमने कॉम्प्लेक्स में देखा था कि लिगेंड कहाँ से आएगा, ऑक्टाहेड्रल में कहाँ से आता है, टेट्राहेड्रल में कहाँ से आता है। जो f ऑर्बिटल होता है इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे? 7 रहेंगे। इनका स्ट्रक्चर डिटेल में नहीं देखा था क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता है, और हमारे काम के ये 3 ही आते हैं, s, d और d। ठीक है, तो शेल से शुरू किया था, ऑर्बिटल तक खत्म किया था। एंड में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन 2 तरीके का स्पिन शो करता है, इनडायरेक्ट क्वांटम नंबर को डिवाइड करता है। एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का स्पिन जो होता है उसको हम लोग प्लस ऑफ से शो करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को। लेकिन जब भी हम किसी ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ऑर्बिटल में बोला है मतलब एक बॉक्स में, तो उसका स्पिन हमेशा क्लॉकवाइज लिखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन एक रूल फॉलो करते हैं कि हमेशा उसके हिसाब से जाना है। तो हमने ये फॉलो किया कि हम क्लॉकवाइज के हिसाब से जाएंगे, इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव हाफ वाला होता है और दूसरा वाला रहेगा नेगेटिव हाफ। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये सब पढ़ा था। ठीक है, अब ये सब यहाँ पे काम क्या आता है? तो सपोज हमने किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, मैंने बोला ए नाम का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, ए नाम का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है,
और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, तो क्या होगा, ये होना चाहिए 1s2, फिर आना चाहिए 2s2, फिर आना चाहिए 2p6, फिर आना चाहिए 3s2 और फिर आना चाहिए 3p3। सही है। अब ये मान के चलते कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेल कितने हैं वो कैसे पता चलेगा, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल में आते हैं, ये थर्ड शेल में आते हैं, तो इनके लिए n का वैल्यू 1 रहेगा, इनके लिए n का वैल्यू 2 रहेगा, इनके लिए n का वैल्यू 3 रहेगा। यहाँ पे थर्ड शेल को बोलेंगे हम लोग वैलेंस शेल, क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल। इसको हम बोलेंगे पेनल्टीमेट शेल और इसको हम बोलते हैं एंटीपेनल्टीमेट शेल। तो लास्ट वाले शेल को बोला था पेनल्टीमेट शेल, सेकंड लास्ट शेल को बोला था हमने, लास्ट वाले शेल को बोला था वैलेंस शेल, सेकंड लास्ट को बोला था हमने पेनल्टीमेट शेल और थर्ड लास्ट को बोला था एंटीपेनल्टीमेट शेल। ठीक है। ये काम तब आया था जब हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। तब उसमें प्रॉपर्टी लिखा गया था कि इस ब्लॉक के एलिमेंट्स में एक ही शेल इनकम्प्लीट होता है, दैट इज वैलेंस शेल। फिर हमने किसी में लिख दिया था कि इनमें दो शेल इनकम्प्लीट होते हैं, एक होता है वैलेंस और दूसरा होता है पेनल्टी। और एक में हमने पढ़ा था कि उसमें तीन शेल इनकम्प्लीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल, एंटीपेनल्टीमेट शेल। ठीक है, ऐसे। तो अब वैलेंस शेल हो गया, पेनल्टीमेट शेल हो गया, एंटीपेनल्टीमेट शेल हो गया। अब ये देखना है कि इसमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में आया है, सब शेल की बात कर रहा हूं मैं। तो लास्ट वाले शेल में कितने सब शेल हैं, कितने सब शेल है, दो, कौन से एस और पी। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, एस में या पी में, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी में आता है और इसीलिए हमने इस एलिमेंट को क्लासिफाई किया था एज अ पी ब्लॉक एलिमेंट, एज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे जो चार ब्लॉक हमने डिवाइड किए थे वो कौन से थे, वो थे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। और ये जो क्लासिफिकेशन था ये प्योरली इसके हिसाब से था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कब कौन से सब शेल में जा रहा है, वो एस में जाएगा तो एस ब्लॉक बोलेंगे, पी में जाएगा तो पी ब्लॉक बोलेंगे, डी में जाएगा तो डी और एफ में जाएगा तो एफ। तो ये पूरा का पूरा टेबल इसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा। जब हमने इसको डिवाइड किया था तो क्या हुआ था, इस साइड में आता है एस ब्लॉक, सही है। फिर बीच में आया था यहाँ पे डी ब्लॉक, फिर यहाँ पे आया था कौन सा ब्लॉक, एफ ब्लॉक, फिर से यहाँ पे कौन आया था, डी ब्लॉक, और यहाँ पे जो आया था वो कौन सा आया था, पी ब्लॉक। सही है। फिर उन्होंने बोला था एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ओनली वन शेल इज इनकम्प्लीट, दैट इज वैलेंस शेल। फिर मैंने आपको बोला था डी ब्लॉक में ऐसा होता है दो शेल इनकम्प्लीट होते हैं, एक होता है वैलेंस और दूसरा होता है पेनल्टी। और फिर हमने एफ ब्लॉक में देखा था वहां पे तीन शेल इनकम्प्लीट होते हैं, वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल और एंटीपेनल्टीमेट शेल। सही है। अब इसको जब हम यहाँ से लिखते हैं तो एस और पी के बीच में कौन है, डी। तो डी को हमने बोला था ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि दोनों के बीच में है। और डी के बीच में कौन है, और इसलिए हमने इसको बोला था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। तो ये एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल था। इसको शॉर्ट करने के लिए क्या गया था, यहाँ से ए ब्लॉक को नीचे लिया गया और इस डी को इस डी के साथ ज्वाइन किया गया। तो अभी तो नॉर्मली हम टेबल यूज करते हुए ऐसा होता है जिसमें यहाँ पे ये एस ब्लॉक होता है, इसमें ये डी ब्लॉक होता है और यहाँ पे ये पी ब्लॉक होता है। तो दिस इज डी एंड दिस इज पी और यहाँ पे होता है एफ। बट रियल में देखा जाएगा तो ये होना चाहिए रियल पीरियोडिक टेबल, लेकिन इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और इसलिए उसका साइज रिड्यूस करने के लिए इस प्रकार से इसको मॉडिफाई किया है। लेकिन हमारे काम का तो यही है, हमेशा यही काम में आता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो डी ब्लॉक है वो दो पार्ट में डिवाइड है, तो इनमें से D1 वाला जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और फिर D2 से लेकर D10 वाला यहाँ पे होता है। चलो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, कोई बात नहीं। s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी बोल रहा हूँ। p का कैपेसिटी होता है 1 से लेकर 6, d का कैपेसिटी होता है 1 से लेकर 10 और f का कैपेसिटी होता है 1 से लेकर 14। तो जब d के पास 10 इलेक्ट्रॉन है
तो 10 में से पहला इलेक्ट्रॉन F के पहले आता है और ये बाद में। सही है। अब क्वेश्चन जो आता है नॉर्मली एक एटॉमिक नंबर दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। तो ये मान के चलते हैं कि ये फर्स्ट शेल है, तो पीरियड नंबर 1। पीरियड का मतलब क्या है? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। पीरियड मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्ड की तरफ ध्यान दो, हाथ की तरफ नहीं। पीरियड का मतलब क्या, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। ओके, कितने पीरियड होते हैं? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। फर्स्ट पीरियड में कौन सा ब्लॉक आता है? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट है उनका नाम। तो इसके लास्ट में जो 18 वाला आता है वो आता है हीलियम, और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। सही है। फिर इसमें कौन कौन आते हैं? एस ब्लॉक में आता है और पी ब्लॉक। तो पहले आएगा एस ब्लॉक, सही है, और फिर आएगा पी ब्लॉक। ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट रहेगा उसका एटॉमिक नंबर रहेगा क्या? कौन है? नियॉन। थर्ड में कौन कौन आता है? एसपीडी, ये एस और पी, एस और पी। तो यहाँ पे भी रहेगा एस और यहाँ पे रहेगा पी, और ये बन जाएगा 18। सही है। ओके। फोर्थ में कौन आएगा? एस। एस के बाद कौन आता है? डी। डी के बाद आता है पी, और इसमें कितने आते हैं? 32, 34 पक्का 34 नहीं आएगा? इसमें 18 आते हैं। 18 और 2 कितने हो गए? और 10 और 6 एडिशन आता है ना, समझ आ रहा है ना? इसमें 10 थे, इसके है 2 और इसके है 6। कितने हो गए? 8। 2 और 8 मतलब 2 और 6 8 और 10। सही है ना? अब यहाँ तक 18 हो गए। इसमें कितने हैं? 2, इसमें है 10 और इसमें है 6। कितने हो गए? पहले कितना बोला था? 36 बोला था हमने। इसके बाद कौन आएगा? इसमें आता है एस ब्लॉक, फिर आता है डी ब्लॉक, फिर आता है पी ब्लॉक। अब कितना आएगा? 54। अब आता है एस ब्लॉक, फिर आता है D1, फिर आता है F पूरा, फिर आता है D 2 से लेकर 10, और फिर आता है P। N क्या होगा? ये 2 और एक 3, 14, 9 और 6। So on। यही तक का काम पड़ता है, नीचे जाने की जरूरत नहीं होती नॉर्मली। ठीक है। अब होता है ऐसे है, S का कैपेसिटी होता है 1 से लेकर 2, ये भी होता है 1 से लेकर 2। तो जितने भी S है इनका कैपेसिटी या तो 1 या तो 2 रहेगा। P का कैपेसिटी 1 से लेकर 6 होता है, सभी के लिए सेम ही रहेगा, सभी के लिए 1 से लेकर 6 ही रहेगा। ये वाला D होता है 1 से लेकर 10, ये वाला D भी होता है 1 से लेकर 10, ये होता है ओनली 1, ये होता है 1 से लेकर 14, और ये होता है 2 से लेकर 10। ये याद रखना है। अब कोई भी मान के चलते, मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट को हमने बोला कैपिटल B बोरॉन नहीं है, कैपिटल B बोरॉन नहीं है, और इसका एटॉमिक नंबर मैं आपको बोलता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर है 30 लेते हैं। तो आप मुझे बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, कौन से ग्रुप में हो सकता है?
इससे कम वाला या तो इससे ज्यादा वाला कोई भी ले सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगे। इससे ज्यादा वाला एटॉमिक नंबर नोबल गैस का कौन सा है? 36। और ये कितने से कम है? 6। मतलब ये 36 वाला P6 है, तो 35 वाला P5, फिर P4, फिर P3, फिर P2, फिर P1। P1 वाला कौन सा है? 31 वाला। तो P0 मतलब P में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? D में आएगा। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में होने चाहिए D10। सही है, क्या होना चाहिए? D10। क्लियर है? तो ये D10 वाला हो सकता है, तो ये रहेगा D10 वाला। और तो इस प्रकार से हमने उसका पोजीशन यहाँ पे ढूंढ लिया है। समझा रहेगा? ठीक है। अब इसका Nmax कितना रहेगा? Nmax मतलब मैक्सिमम पीरियड नंबर। तो ये इस रेंज में आ रहा है, तो इसका Nmax कितना रहेगा? 4। सही है। तो जो पीरियड नंबर होता है वो Nmax बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल। सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है। तो एक ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर दे दिया और पूछा है कि ये कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से पीरियड में आएगा, मैक्सिमम शेल नंबर कितना रहेगा, या तो वो कौन से ब्लॉक में रहेगा, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने 11th में देखा था, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात, जब हमने किसी का शेल मतलब जो 2 प्रॉपर्टी काम की है, पहला आता है एटॉमिक साइज और दूसरा आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि यही 2 प्रॉपर्टी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा काम की है। ठीक है, बाकी सब नहीं है या तो कुछ ऐसी है जो पढ़ के हो गई है। पहली बात करते हैं हम लोग एटॉमिक साइज की। ठीक है, ये तो एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, साइज और रेडियस में फर्क नहीं है, दोनों का ट्रेंड सेम ही आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब हमने एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको 3 रूल बताया था। रूल नंबर 1, Nmax बढ़ता है तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अब हम पढ़ तो साइज रहे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसके बाद की प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए समझ में आ रहा है। तो ये हमारा रूल 1 था। पहले रूल नंबर 1 को अप्लाई करो, जितना होता है उससे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। रूल नंबर 1 से बात नहीं बनती है तो रूल नंबर 2 से बात करेंगे। क्या कहता है रूल नंबर 2? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर ये कब आता है? जब n का वैल्यू सेम होगा, उस समय न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो साइज कम होता है। सही है। कभी कभी ऐसा होता है Nmax तो सेम होता है, n का वैल्यू भी सेम होता है, और न्यूक्लियर चार्ज भी सेम होता है। ऐसे टाइम पे देखा था वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 99.99% इससे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। अब सपोज मैंने आपको पूछा कि आपको मैंने बोला कि मेरे पास है बोरॉन, मेरे पास है कार्बन और मेरे पास है सोडियम, इनको साइज के हिसाब से अरेंज करना है, तो साइज रेडियस फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। बोरॉन, कार्बन और सोडियम, किसका साइज सबसे बड़ा होगा, किसका साइज सबसे छोटा होगा, और ठीक है कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ शेल ढूंढ सकते हैं। ये बोरॉन है, ये वाला यहाँ पे पहले जो बी लिखा था वो बी था, बोरॉन नहीं था, लेकिन अभी बोला ये बोरॉन है। ठीक है, तो बोले कि आपने बी बोला था उसका 30 था, इसका 30 ले लेंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 5। तो इसको बोलेंगे 2 और 3। ये कितना है? 2 और 4 आएगा। 6 बोला था, कार्बन की वैलेंस 4 है। सही है। ये है 2AN1। रूल नंबर 1, जिसका Nmax ज्यादा उसका साइज बड़ा। तो इन तीनों में से सोडियम के पास नंबर ऑफ शेल 3 है, तो सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा? सोडियम। चलो ये तो आउट हो गया।
अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, मैं बड़ा, दोनों के पास नंबर ऑफ शेल सेम, रूल नंबर 1 काम में नहीं आएगा। फिर जाके रूल नंबर 2 क्या कहता है, इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना रहेगा +5 और इसका कितना रहेगा +6। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो उसका साइज छोटा। साइज छोटा किसका रहेगा, ये भी तो बोला मैं बड़ा, लेकिन अब बड़ा कौन हो गया, तो ये बोरॉन और ये कार्बन। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे साइज को इजीली कंपेयर करके बता सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम +2, एल्यूमिनियम +1 और एल्यूमिनियम, इन तीनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, मैं बड़ा। और ये आपके पास आए कि आप हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दो। चलो 10 सेकेंड 15 ऑफ टाइम। क्लियर, एल्यूमिनियम है ना 13, ओके, तो इसमें लिखता हूं मैं 283 फैन लिखते हैं। इसके ऊपर चार्ज है, मतलब कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर चार्ज है कितना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बन गया, ये कितना है, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बन जाएगा रूल नंबर 1, नहीं रूल नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज से, रूल नंबर 3 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 2 1, जिसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का उसका साइज बड़ा है। तो किसका साइज सबसे बड़ा, किसका साइज सबसे छोटा, समझा नहीं समझा, चलिए आगे। अब इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, एक और लगा दिया एल्यूमिनियम +3 का, क्या चेंज होगा, ये सबसे छोटा रहेगा 2, नंबर ऑफ शेल 2, इनके पास नंबर ऑफ शेल, मतलब इसका साइज सबसे छोटा, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे हम लोग इजीली साइज को कंपेयर कर सकते हैं। अब मैंने सिंपल यहाँ पे बोला है टिपिकल एलिमेंट, नाम सुना है, टिपिकल एलिमेंट, आइडियल एलिमेंट है, टिपिकल एलिमेंट कौन सा होता है, पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट होते हैं उनको टिपिकल एलिमेंट कहा जाता है, ऊपर पर, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, these are the typical elements। if मुझे इनको साइज के हिसाब से अरेंज करना है तो क्या होगा, सोडियम से आर्गन की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ेगा कि कम होगा, क्यों, क्योंकि सब पे देखेंगे तो n का वैल्यू जो रहेगा वो कितना है 3 और n का वैल्यू 3 रहेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ शेल सेम है, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो साइज कम हो जाएगा। तो पहली बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नॉर्मल ट्रेड ऑफ एटॉमिक साइज, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, किसका साइज छोटा है, कैसे पता चला, नंबर ऑफ शेल कम है, तो इफ हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने के बाद साइज बढ़ता है, सही है।
अब मुझे बताओ, यहाँ पे S ब्लॉक है, यहाँ पे D ब्लॉक है, यहाँ पे P ब्लॉक है, तो S, P और D में से किसका साइज सबसे बड़ा रहेगा? हम सेम पीरियड में जा रहे हैं, मतलब ये मान लीजिए कि सेम पीरियड में जा रहे हैं, उसमें D ब्लॉक तो है नहीं रास्ते में, तो उसके बारे में सोच लेंगे, जो रास्ते में उसके बारे में सोचो। तो S है, D है और P है, तो किसका साइज सबसे छोटा रहेगा? P का। और सबसे बड़ा किसका रहेगा? समझा नहीं समझा? तो ये मान के चल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट गए तो साइज कम होगा। तो इस किसी ने पूछा कि व्हाट अबाउट द D ब्लॉक एलिमेंट साइज, तो इन बिटवीन S एंड P, मतलब P से थोड़ा ज्यादा रहेगा और S से थोड़ा कम रहेगा, इन बिटवीन दोनों, इसे ट्रांजिशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई किसकी बात? एटॉमिक साइज। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सेप्शन को छोड़ दो, कौन से? जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी नेक्स्ट वाले से ज्यादा होता है, उसको नॉर्मली छोड़ते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है कि कम होता है? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए। फिर टॉप टू बॉटम क्या होगा? टॉप टू बॉटम जाएंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, साइज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो फर्स्ट एंथैल्पी, दूसरा है तो सेकंड एंथैल्पी, तीसरा है तो थर्ड एंथैल्पी। तो समझ में आ रहा है? अब देखो, ये हमारा नॉर्मल ट्रेंड है जो हमने 11th में पढ़ा था। हमेशा हमको नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से जाना है, और एक बीच में कहीं पे वो फ्लक्चुएशन शो करता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है तो उसको ऑब्जर्व करना है, और फ्लक्चुएशन बहुत कम है तो उसको ऑब्जर्व नहीं करना है। समझा नहीं समझा? तो नॉर्मल हम इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे कि टॉप टू बॉटम ऐसे होगा, लेफ्ट टू राइट ऐसे होगा, और इन्हीं को फॉलो करेंगे। ये बीच में कभी ऐसा होता है कि वो इस ट्रेंड को शो नहीं कर रहा है, इससे कोई अलग ट्रेंड शो कर रहा है, तो उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसने ऐसा क्यों किया। समझ में आ रहा है? आपका मेन जो पॉइंट है वो ये है, और पूरे टेबल को इसी के हिसाब से पढ़ना है। इफ किसी पर्टिकुलर पीरियड में या किसी पर्टिकुलर ग्रुप में वो बाकी लोगों इस सीक्वेंस के अलावा कोई दूसरा सीक्वेंस शो करता है तो आप उसका रीजन पता करो, लेकिन वो रीजन पता चलने के बाद उसी झंडे को लेके घूमना नहीं कि हमेशा यही सही होगा, हमेशा तो यही सही होगा, क्योंकि हमने 11th में रीजन के साथ पढ़ा था। तो इफ बीच में कोई फ्लक्चुएशंस आते हैं, बड़े फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो उसका रीजन मैं बताने की कोशिश करूंगा जितना ज्यादा पॉसिबल होता है उतना, कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो आयोनाइजेशन भी बढ़ रहा था लेकिन बीच में अचानक कम हो गया, कम क्यों हो गया उसका रीजन हो सके तो बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वो रीजन उस फ्लक्चुएशन के लिए है, तो उस रीजन को पकड़ के फिर बाकी को पूरा टेबल को चेंज नहीं करना है कि सर पूरे टेबल में तो चेंज हो जाएगा, आपने बोला था बढ़ेगा लेकिन इसके हिसाब से जाएगा तो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो मेन आपका ये है, और फ्लक्चुएशन है तो आप उसके हिसाब से सोचो, बाकी के हिसाब से नहीं, और वहां पे आप उसका रीजन पता करो, रीजन पता चल गया तो फिर आपको यही मान के चलना है कि यही हमारा मेन पॉइंट है और इसके हिसाब से हमेशा जाना है। इज इट क्लियर? तो ये बताने का रीजन इतना ही था कि ये मेन सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा होता है डी एंड ए ब्लॉक में फ्लक्चुएशन बहुत आते हैं, मतलब जो ट्रेंड हम पढ़ते हैं तो बीच में क्या होता है वो ट्रेंड को अचानक से चेंज कर देता है, तो ट्रेंड को अचानक से चेंज क्यों किया उसका रीजन देखने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। इतना समझ में आ रहा है? इनमें कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं। देख लो एक बार, ठीक है। अब ये जो डी ब्लॉक के मतलब जो हमको शुरू करना है वो है एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के बारे में ज्यादा पढ़ना है। अब
हम इस डी ब्लॉक में देखेंगे तो उसमें जितने एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स के नाम कैसे याद रखना है वो आप डिसाइड करो। सिंपल ट्रिक्स आपको पता होगी तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ताकि हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का नाम याद रख सके। एम ब्लॉक में तो उतना काम नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ द काम जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ही आता है, और डी में से एक ही सीरीज का आता है, बाकी का नहीं आएगा, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हमने नॉर्मली क्या बोला था, ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांजिशन ब्लॉक। क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन ब्लॉक, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट से। प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन में दो बातें आती है, एक आती है ओल्ड कंसेप्ट और दूसरा आता है न्यू कंसेप्ट, जिसको मॉडर्न कंसेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है, अपने अपने हिसाब से। कोई मॉडर्न बोलता है तो न्यू बोलता है, दोनों सेम ही है। ओल्ड कंसेप्ट का कहना ऐसा था कि ये इन बिटवीन, इसमें आता है एस एंड पी ब्लॉक, इसका मतलब ये दोनों के बीच के प्रॉपर्टी शो करता है, दोनों के बीच में ब्रिज बनने का काम करता है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। न्यू कंसेप्ट बोलता है कि ऐसा नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है विच हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। तो नया कंसेप्ट बोलता है कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट उनको ही बोलेंगे जिनके पास डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। इनकम्प्लीट का मतलब ना फुल फील्ड होना चाहिए ना हाफ फील्ड, तो इनकम्प्लीट चलेगा। इसका मतलब उसके पास D1 से लेकर D9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे वो किसका काम करेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट का काम करेगा। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 4s2 3d1। तो इसके पास D के पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा। तो हम स्कैंडियम को क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कैंडियम वैनेडियम, एटॉमिक नंबर 23, तो हम इसको बोल सकते हैं 4s2 3d3। इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने थे, अनपेयर्ड है, मतलब इनकम्प्लीट है वो, सही है। वैनेडियम मैं यहाँ पे लिखता हूँ आयरन, एटॉमिक नंबर 26, तो ये रहेगा 4s2 3d6। ये जो 6 है ये कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, ये D6 है ना, D का कैपेसिटी कितना है 10, यहाँ पे कितने है, इसका मतलब ये कैसा है, तो ये भी किसका काम करेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट का काम करेगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा निकेल, एटॉमिक नंबर 28, तो ये बन जाएगा 4s2 3d8, तो ये भी किसका काम करेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट का, ठीक है। नॉर्मली वो क्या करना चाहिए, उनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, या तो फ्री स्टेट में या तो स्टेबल स्टेट में, या तो फ्री स्टेट में या तो स्टेबल स्टेट में। फ्री स्टेट में वो न्यूट्रल रहेगा, स्टेबल स्टेट में वो थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से जा सकता है। इन ट्रांजिशन एलिमेंट का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये होता है +2। क्या होता है, +2। अब ये +2 होगा तो आप मुझे बताओ वो इलेक्ट्रॉन लूज कौन सा करेगा, 4s वाला या 3d वाला। अब ऐसा है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, सही है। तो 1s कहां पे आएगा, इसमें 2s आएगा यहाँ पे, 2p आएगा यहाँ पे, 3s आएगा यहाँ पे, 3p आएगा यहाँ पे, फिर आएगा 4s और फिर आएगा 3d। तो आप इनमें से मुझे बताओ, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड और ये फोर्थ शेल, कौन सा शेल आउटर मोस्ट है। तो जो जितना ज्यादा दूर रहेगा उनके इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ का इंटरेक्शन सबसे कम रहेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी रहेगा।
और ऐसे इनके ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसका मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो इनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगा वो कितना रहेगा? +2। तो जब ये न्यूट्रल में था तो भी इसके पास d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट था, और इनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो +2 में भी इनका d ऑर्बिटल कैसा था? इनकम्प्लीट था। समझ में आ रहा है? तो ये वाला डेफिनेशन कैसा है कि उनका d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होना चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए और 10 नहीं होने चाहिए, उनके बिटवीन होने चाहिए, चाहे वो न्यूट्रल स्टेट में हो या तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। समझ रहे मेरी बात? ठीक है। अब ये तो है डिटेल की बात। मैं यहाँ पे Zn की बात करता हूँ, तो Zn का एटॉमिक नंबर कितना है? 30। तो हम Zn के हिसाब से जाते हैं तो ये होना चाहिए 4s2 3d10। तो क्या इसके पास d ऑर्बिटल कंप्लीट है? यस। और इसके पास d ऑर्बिटल कंप्लीट रहेगा तो ये जिंक जो रहेगा वो, देखो दो अलग अलग बात है। क्या Zn को हम d ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे? क्या d ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे? नहीं, दोनों अलग अलग है। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होता है न्यू कंसेप्ट के हिसाब से जिसमें d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होना चाहिए, और वैसे भी जिंक जो होता है वो +2 में स्टेबल होता है। इफ हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो इफ हम इस जिंक को हम जिंक +2 के हिसाब से लिखते हैं, क्या होगा? ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा 4s0 and 3d10। तो ये न्यूट्रल स्टेट में भी d ऑर्बिटल कंप्लीट था और +2 में भी d ऑर्बिटल कंप्लीट है। इसका मतलब इसके पास d ऑर्बिटल फुलफिल्ड रहेगा, मतलब कंप्लीट रहेगा, और इसलिए इसका काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं कॉपर की, एटॉमिक नंबर 29। तो ये होता है 4s2 3d9। अब इसके दो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखता हूं मैं। ठीक है, कॉपर न्यूट्रल भी होता है, कॉपर +1 भी होता है, कॉपर +2 भी होता है। कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा वो बाद में देखेंगे। पॉसिबल स्टेट है Zn की एक ही पॉसिबल स्टेट है, दैट इज +2। इफ ये +1 में होता है तो क्या रहेगा? ये होना चाहिए 4s0 3d10। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल, इनकम्प्लीट को कंप्लीट करने के लिए, हाफ फील्ड को या फुल फील्ड, हाफ फील्ड या फुल फील्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बाजू से आ सकता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल। तो इसलिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके न्यूट्रल स्टेट में देखें तो d इसमें कंप्लीट दिखाई दे रहा है। हम इसके +1 में देखेंगे तो भी d, लेकिन इसके +2 में देखेंगे तो ये रहेगा 4s0 और 3d। वो जितने स्टेट में पॉसिबल है उनमें से किसी एक स्टेट में भी d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है तो भी वो ट्रांजिशन का आ जाएगा। एक में भी है, लेकिन जिंक की बात ऐसी है कि जिंक या तो 0 में होता है या तो +2 में होता है, उसके बीच में नहीं होता है। तो जिंक +1 नहीं है, जिंक +3 भी नहीं है, तो जिंक न्यूट्रल में भी d ऑर्बिटल में 10 है और +2 में भी d में 10 है, तो इसमें d ऑर्बिटल हमेशा कंप्लीट ही रहेगा, और इसीलिए हम जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। ठीक है। इन तीनों से एक ऐसा लगता है कि यहाँ इसके हिसाब से कॉपर को कंसीडर नहीं करना चाहिए, इसके हिसाब से कॉपर को कंसीडर नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से करना चाहिए। और इफ एक के हिसाब से भी वो ट्रांजिशन के हिसाब से जा रहा है तो उस एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं ये बोल के छोड़ देता तो आपको इसमें कंफ्यूजन होता कि सर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के हिसाब से जाते हैं तो ये d10 बन जाता है, 4s1 और d10। तो क्या इसको हम ट्रांजिशन बोलेंगे? तो इसके हिसाब से तो नहीं बोलेंगे। ये कहता है कि which have the incomplete orbital in any of the stable state, it may be in neutral state, it may be in positive state। सही है। तो ये न्यूट्रल में तो ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, +1 में भी नहीं होगा, लेकिन +2 में होगा, क्योंकि +2 में उसके पास क्या है? d नहीं। समझा नहीं समझा? ठीक है। तो इसीलिए हम कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करेंगे, लेकिन हम जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ। ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का कंसेप्ट ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको ट्रांजिशन क्यों बोला, उसका ओल्ड के हिसाब से रीजन बता दिया। क्या बता दिया? बिटवीन है। अब न्यू वाला बोलते हैं कि एक और बार पॉसिबल है,
ये जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास डी ऑर्बिटल में या तो 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में देखा था कलर क्यू शो करता है डी डी ट्रांजिशन जिसमें डी 0 में हो सकता है। देखो ऐसा है 1 2 3 4 5 कौन सा ऑक्टेहेड्रल टेट्राहेड्रल बाद में देखेंगे, जरूरत नहीं है अभी। अब मैंने बोला यहाँ पे डी 0 है तो डी के पास इलेक्ट्रॉन है तो ट्रांजिशन किसका होगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब डी 0 में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। क्या डी 1 में पॉसिबल है तो नीचे का इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। अब मैंने बोला कि डी 6 में पॉसिबल है। हाफ फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड कोई भी मान के चलो, कौन सा मानना है, स्ट्रॉन्ग मान के चलते हैं। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे है, ऊपर तो जगह खाली है। अब नीचे का इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, एनर्जी गेन करके जा सकता है, वो प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, और ये जाएगा तो उसको बोलेंगे डी डी ट्रांजिशन। मैंने यहाँ पे ये मान के चल दिया कि डी 9 है। कौन सा टिकर मान के स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फेवर तो मांगा वो तो बोल सकते हो ना, क्वेश्चन का आंसर फिर मांगा था, स्ट्रॉन्ग मान के चलते हैं तो स्प्लिटिंग ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक वैकेंसी है कहाँ पे, अपर साइड में लोअर साइड, तो लोअर का इलेक्ट्रॉन अपर जा सकता है, मतलब लोअर का इलेक्ट्रॉन अपर जाएगा फिर अपर का नीचे आएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग डी डी ट्रांजिशन। तो इसमें भी डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं थी डी 0 में। अब यहाँ पे मैंने लिखा डी 10, स्ट्रॉन्ग मानेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फुलफिल्ड है, जगह ही नहीं है तो कहां जाएगा। वीक मान के चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी फुलफिल्ड है। इसका मतलब D0 और D10 में DD ट्रांजिशन नहीं होती। और न्यू कंसेप्ट ये कहता है कि इनमें DD ट्रांजिशन होती है, और DD ट्रांजिशन होने की वजह से ये कलर शो करते हैं, वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन DD ट्रांजिशन होता है और इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। समझा नहीं समझा? तो ट्रांजिशन एलिमेंट नाम जो है वो न्यू के हिसाब से भी उन्होंने प्रूव किया है और ओल्ड के हिसाब से भी पूछा है। तो अभी आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, पुराना वाला कंसेप्ट नहीं बताएंगे जो 11 में पढ़ा था, इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, नए वाले भी बताएंगे साथ में जोड़ के। तो 3 बातें बताएंगे, पहले ओल्ड के हिसाब से इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, न्यू के हिसाब से 2 बताएंगे जिनके पास D1 से D9 के बीच में तो वो ट्रांजिशन, चाहे वो न्यूट्रल में रहे या तो पॉजिटिव में रहे, लेकिन D0 या D10 रहेंगे तो ये इस प्रकार की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तीसरी डेफिनेशन, वो कलर शो करने के लिए DD ट्रांजिशन करता है, और इसीलिए हम इनको बोलेंगे कि हम इसका काम करेंगे ट्रांजिशन। ठीक है, और कौन से प्रॉपर्टी बता सकते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ। एक्स ब्लॉक एंड पी ब्लॉक नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, उनके पास एक ही शेल इनकम्प्लीट होता है। इनके पास कितने शेल इनकम्प्लीट होते हैं, कौन सा एग्जांपल लेते हैं, ये वाला, ठीक है, स्कैन किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये कौन सा शेल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड है, स्पीकिंग मिस्टेक। फर्स्ट शेल में कितने हैं, 2, सेकंड में 1, थर्ड में अभी तो बोला था थर्ड है करके, और लास्ट में सही है। 11 में पढ़ा था फर्स्ट शेल का कैपेसिटी होता है 2, सेकंड का 8, थर्ड का 18, सही है ना। तो फर्स्ट वाला कंप्लीट है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, वो तो गया ना 2 शेल इनकम्प्लीट। कौन से वैलेंस एंड पेनाल्टी। तो एक बात यहाँ पे लिख सकते हैं, लास्ट 2 शेल्स आर इनकम्प्लीट, लास्ट वाले बोलेंगे, ओनली 2 शेल्स नहीं लिखेंगे, तो इधर भी हो सकते हो, लास्ट 2 शेल्स आर इनकम्प्लीट।
ठीक है, पहले मिस्टेक देख लेना, इंग्लिश ज्यादा स्ट्रांग है मेरी, ठीक है। आपका पता नहीं लेकिन मेरा तो पता है। और क्या लिख सकते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, इसके लिए मानते हैं तो n का वैल्यू क्या हो गया 4, तो ये n-1 का वैल्यू हो गया 3, तो इसको बोल सकते हैं ns2 n-1 d 1 से लेकर 10। सही है, इसमें थोड़ी गड़बड़ होती है, ये इनके वजह से। इसमें होना तो चाहिए s में 2, लेकिन होता किसमें है 1, इसलिए हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इसको लिखेंगे 1 से 2। ये सबके लिए वैलिड है, किसके लिए, सभी ट्रांजिशन के लिए वैलिड रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए ns 1 से लेकर 2, n-1 d 1 से लेकर 10। सही है, लेकिन पूरे ट्रांजिशन सीरीज में, पूरे डी ब्लॉक में एक एलिमेंट ऐसा है, वो क्यों है वो नहीं पता, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें s के पास 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, गोत लेना बाद में टेक्स्ट में से, ठीक है। इसलिए हम इसको लिखते हैं 0 to 2, वो एक की वजह से चेंज करना पड़ा, ठीक है। तो देख लेना बाद में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा मैं क्यों कौन है करके, कौन है मतलब जिसने आंसर फाइंड किया उसका नाम। ओके, तो ट्रांजिशन एलिमेंट है तो इसको ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है। अब टोटल 4 ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन से पीरियड से शुरू हो रहा है, फोर्थ पीरियड से, तो लिख सकते हैं n equals to 4, n equals to 5, n equals to 6 and n equals to 7 होगी बात। तो टोटल कितनी सीरीज है 4 में से हम लास्ट वाले को जनरली नहीं पढ़ते क्योंकि वो इनकम्प्लीट है ऐसा कहा जाता है। अभी डिस्कवरी हुआ होगा लेकिन उन्होंने वो चेंज नहीं किया इनसाइड में, और नहीं किया तो हमको नहीं पढ़ना है। सही है, जो किया उस परचेज उसको पढ़ना है। तो पढ़ेंगे 3 के बारे में। 3 में से मेन है हमारा पहला, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो एलिमेंट आता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, वो कौन से सबशेल में आता है? अरे डी ब्लॉक के एलिमेंट तो डी में ही आएगा ना। तो इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो एलिमेंट्स है उनमें जो डी ऑर्बिटल है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से ऑर्बिटल में आता है? कौन सा ऑर्बिटल में आएगा? डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल कौन सा है? 3d। तो इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को कहा जाता है 3d सीरीज। 3d सीरीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में आ रहा है। तो इसको कहा जाएगा 4d सीरीज, इसको कहा जाएगा 5d सीरीज और इसको कहा जाएगा 6d सीरीज। समझा रहे हैं? ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्यों बोला? क्योंकि वहां से ट्रांजिशन एलिमेंट ने पहली बार एंट्री की, इसलिए हम उसको बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड नंबर और साथ में इनका ऑर्बिटल कौन किस में आएगा। 3d सीरीज शुरू होता है स्कैंडियम से और खत्म होता है जिंक। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 और जिंक का एटॉमिक नंबर। स्कैंडियम के बाद कौन आता है? टिटेनियम। तो ये कितना रहेगा? 22। यहाँ पे आएगा जिंक। ऐसा क्यों लिखा है बाद में समझ में आ जाएगा। 4d कहाँ से शुरू होगा? सुबह में आप तो हम देख रहे थे ना टेक्स्ट बुक, किसमें आएगा करके, किसमें आता है? इट्रियम, फिर आता है जिरकोनियम और फिर आता है कैडमियम। एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है? थर्टी 40 है 38 48 टोटल कितने एलिमेंट्स हैं?
तो पहले वाले का रोल नंबर कितना है 39, काउंट करो 39 40 41 काउंट करो ना, कितना आ रहा है इसमें आता है लैंथेनम, कितना आना चाहिए तो दैट शुड बी 57। फिर आता है हाफेनियम और फिर आता है एचटी। हाफेनियम कितना रहेगा 50 क्यों के बीच में ए ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स आए थे ना, वो तो थोड़ी छोड़ना है। ये कितना आएगा लास्ट में 80, ठीक है। इसमें आएगा एसी एक्टिनियम, ये कितना होना चाहिए 89। फिर आता है रुदरफोर्डियम, नाम को छोड़ दो सिंबल पे रहा, बीच में गैप कितने की आएगी 14 की, देखो कितना आएगा ठीक है। इनकम्प्लीट है ना ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा 112 आएगा ना, ठीक है। तो ये है हमारे टोटल 4 सीरीज 3D 4D 5D और 6D। मेन हमको ध्यान रखना है इसकी तरफ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसके ही आते हैं और सिलेबस में इसके बारे में ज्यादा दिया हुआ है। तो इसके बाद हम इनके बारे में पढ़ेंगे, बीच में एक ही टाइम ऐसा आएगा जब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अब किसी ने पूछा आपने इसके साथ 9 शादी क्यों की, क्या बोलेंगे इस कॉलोनी के सभी मकान बेचे नहीं गए हैं और इसलिए हम इनके बारे में कोई स्टडी नहीं करेंगे, तो हम स्टडी इन तीनों के बारे में करेंगे, ठीक है। और जो आज मैंने स्टार्टिंग में बताया था साइज वाला, वो यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि बताया तो बाद में पूछूंगा मैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इतने बातों का ध्यान रखना है। तो ये है ट्रांजिशन सीरीज का इंट्रोडक्शन। मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, स्पेशली फॉर 3D एलिमेंट्स, छोटा सा फॉर्मूला। अब छोटा सा है तो भूल भी जा सकता है ना, तो देख लेना एक बार।